भारत के राष्ट्रपतियों के और आज बारी है। देश के 11वें राष्ट्रपति, जनता के राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, भारत रत्न डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की राष्ट्रपति का पद खासा राजनीतिक होता है। एक जमाना था जब शिक्षाविद या दार्शनिक राष्ट्रपति हुआ करते थे, पर उसको बीते दशकों हो चुके थे। फिर एक वैज्ञानिक इस पद पर कैसे पहुंच गया? कलाम के नाम का चुनाव खासा नाटकीय है और इस नाटक का पहला अंक खेला गया। राजधानी दिल्ली में 5 जून 2002 को जब बीजेपी की उस कमेटी की मीटिंग हुई जिसको यह तय करना था कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति के लिए किसका नामित किया जाए। इस मीटिंग में अटल आडवाणी के अलावा जसवंत सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस, वेंकैया नायडू और प्रमोद महाजन थे। इस कमेटी ने 5 नामों पर विचार किया। महाराष्ट्र के गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर, उस वक्त के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत कानून विद एमएल सिंघवी। इसके अलावा 2 नाम और थे, पूर्व रक्षा मंत्री केसी पंत और आखिरी नाम एपीजे अब्दुल कलाम का नाम। इन नेताओं की लिस्ट में कैसे शामिल हो गया, हमें बताया वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने। बकौल राय दिल्ली में वैज्ञानिकों की एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी। जून का पहला सप्ताह और उसके भी शुरुआती पहले 2 दिन इसमें सरकार की नुमाइंदगी करने पहुंचे प्रमोद महाजन। कॉन्फ्रेंस के बाद चायपान का दौर शुरू हुआ और तब उन्होंने वैज्ञानिकों से पूछा कि अगर आपकी मानी जाए तो किसको बनाना चाहिए देश का राष्ट्रपति, और सबका एक स्वर में जवाब था एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, जो 1992 से 1999 तक अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान देश के वैज्ञानिक सलाहकार रहे, लेकिन कलाम का नाम सबसे पहले प्रमोद महाजन ने, नहीं कभी रक्षा मंत्री रहे, और उस वक्त सपा के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने लिया था। उस वाक्य को सुनने से पहले उस वक्त के सियासी गणित को जान लीजिए। 1999 के चुनाव में 182 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 14 पार्टियों वाले गठबंधन एनडीए को कुल 270 सीटें मिली थी। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी के पास 29 सांसद थे और वह इस सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। उधर कांग्रेस महज 114 सीटों पर सिमट गई थी। लेफ्ट फ्रंट के पास भी 42 सीटें थी। अटल बिहारी वाजपेयी के पास लोकसभा की ही बात करें तो 55 सीटें % का बहुमत था, मगर राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा के सांसद तो वोट नहीं डालते, विधायक भी होते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी, जो कुछ ही महीने पहले महज एक वोट से सत्ता गंवा चुके थे, वह इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों की तरह सर्वसम्मति का राग अलापना शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग होने लगी। ऐसी ही एक मीटिंग 6 जून को दिल्ली में हुई, जिसमें मुलायम सिंह यादव ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम प्रस्तावित किया, लेकिन तब तक एनडीए के ज्यादातर दल बीजेपी के सुझाए हुए पीसी अलेक्जेंडर के नाम पर सहमत हो चुके थे, इसलिए मुलायम सिंह की राय पर किसी ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। 6 जून 2002 लालकृष्ण आडवाणी के घर पर एक लंच पार्टी थी। मेहमान थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तेलुगु देशम के सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और वाजपेयी के खास प्रमोद महाजन ने नायडू को बताया कि एनडीए के सारे घटक दल पीसी अलेक्जेंडर के नाम पर सहमत हो चुके हैं। पीसी अलेक्जेंडर, जो 1993 से लगातार महाराष्ट्र के गवर्नर थे। 1993 में मुंबई के दंगों पर श्री कृष्ण कमीशन की रिपोर्ट आई थी और 1995 में आया था महाराष्ट्र में पहला शासन भाजपा शिवसेना युति का। इसके बावजूद पीसी अलेक्जेंडर ने कमीशन की रिपोर्ट को लेकर ज्यादा हाय तौबा नहीं मचाई। शिवसेना इस वजह से उनको खासा पसंद करती थी। उधर गुजरात के दंगों के बाद बीजेपी अल्पसंख्यकों के बीच एक नया राजनीतिक संदेश देना चाहती थी। वह चाहती थी कि अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचाया जाए, और इसके लिए प्रमोद महाजन तमाम दलीलें दे रहे थे चंद्रबाबू नायडू को। लेकिन नायडू ने पीसी अलेक्जेंडर के नाम पर वीटो कर दिया, क्योंकि उनको याद आए रही थी 18 बरस पुरानी सियासी दुश्मनी जिसका एक अंक खेला गया। 1984 में हैदराबाद और दिल्ली के बीच हैदराबाद में कांग्रेस के राज्यपाल थे रामलाल, जिन्होंने एनटी रामराव की प्रचंड बहुमत से 1 बरस पहले चुनकर आई सरकार को बर्खास्त कर दिया और रामराव के एक बागी भास्कर राव को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा दी, जबकि उनके पास विधायकों का बहुमत भी नहीं था। बाद में कांग्रेस की हाराकी हुई। नायडू को यह लगता था कि इन सब के पीछे उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीसी अलेक्जेंडर का दिमाग काम कर रहा था, और ऐसे में उनका वीटो करना लाजमी था। और वीटो के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू ने एक नाम काउंटर करने के लिए आगे बढ़ाया, और यह नाम था कृष्णकांत का। आपको यह याद रखना होगा कि चंद्रबाबू नायडू भले ही अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ आ गए थे, लेकिन उसके पहले की 1.5 दशक की राजनीति उनकी पार्टी की समाजवादी खेमे के साथ जनता दल के खेमे के साथ विकसित हुई थी। ऐसे में कृष्णकांत के प्रति उनका राग स्वाभाविक था। यह संयुक्त मोर्चा की सरकार थी जिसका टीडीपी भी हिस्सा था,
जिसके दौरान 1997 में कृष्णकांत को उपराष्ट्रपति चुना गया था, मगर कृष्णकांत के नाम पर कट्टर भाजपाई सहमत नहीं हो पा रहे थे। उन्हें याद आ रहा था 1978 का प्रसंग, जब समाजवादी धड़ा दोहरी सदस्यता को लेकर जनसंघ के मंत्रियों पर निशाना साध रहा था। इस धड़े का नेतृत्व मधु लिमये कर रहे थे और उनके एक मुखर समर्थक थे कृष्णकांत। यही कृष्णकांत जो अब चाहते थे कि उस वक्त के जनसंघ और अब के भाजपा के नेता उनके नाम पर एकमत हो जाएं। गतिरोध दूर करने के लिए मीटिंग के आखिरी में यह तय हुआ कि इन नामों पर घटक दलों के साथ विचार विमर्श कर लिया जाए। 7 जून 2002 इस बार चयन समिति की मीटिंग प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आवास पर हो रही थी। मीटिंग शुरू हुई और सब जॉर्ज फर्नांडिस की तरफ देखने लगे। एनडीए के कन्वीनर जो पिछली रात से घटक दलों से कृष्णकांत के नाम पर बात कर रहे थे, जॉर्ज ने सभी नेताओं को बताया कि कृष्णकांत के नाम पर कोई सहमत नहीं हो रहा और शिवसेना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर भाजपा ने कृष्णकांत के नाम पर जोर डाला तो वह गठबंधन से हट जाएगी। ऐसे में यह तय पाया गया कि पीसी अलेक्जेंडर के नाम को ही एनडीए की तरफ से प्रस्तावित किया जाए। चंद्रबाबू नायडू को भी बता दिया गया कि अब और कोई चारा नहीं है। तय हुआ कि उस रात ऐलान हो। नायडू ने कहा, मैं इस नाम पर सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक दिन का वक्त दे दीजिए। बीजेपी ने यहीं पर रणनीतिक गलती कर दी थी। नायडू ने तो 24 घंटे का वक्त ले लिया था, लेकिन अटल और आडवाणी ने धैर्य नहीं रखा। उन्होंने पीसी अलेक्जेंडर को फोन करके बधाई दे दी। यह इकलौते दावेदार नहीं थे जिन्हें वक्त से पहले बधाई दे दी गई हो। 8 जून की सुबह जब अटल बिहारी वाजपेयी को पीसी अलेक्जेंडर के नाम का ऐलान करना था, तब एक आदमी की ढूंढाई चल रही थी दिल्ली में, और वह आदमी था चंद्रबाबू नायडू। वाजपेयी चाहते थे कि एनडीए के सभी घटक दल एकता का प्रदर्शन करें, एक साथ नाम का ऐलान हो। लगातार चंद्रबाबू नायडू को फोन किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हैदराबाद में किसी की भी कॉल को रिसीव करने से इनकार कर दिया। ऐसे में बीजेपी ने अपने प्लान बी को एक्टिव कर दिया और उसके लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ब्रिजेश मिश्रा मिले। कांग्रेस के नेता और सोनिया के करीबी नटवर सिंह से बातों बातों में ब्रिजेश मिश्र ने नटवर से कहा, हम तो पीसी अलेक्जेंडर का नाम चाहते थे, लेकिन चंद्रबाबू के दबाव में कृष्णकांत के नाम पर सहमति बन गई है। नटवर सिंह ने फौरन अपने कांग्रेसी आकाओं को इस बदलाव के बारे में इत्तला दी। उधर कृष्णकांत को भी इसकी भनक लग गई और उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को फोन करके समर्थन के लिए शुक्रिया कह दिया। लेकिन इस कहानी में तीसरा और आखिरी ट्विस्ट आना अभी बाकी था, अभी बाकी थी। एक और फोन कॉल 8 जून 2002 की शाम अभी बीती नहीं थी। एक बार फिर जमावड़ा लगा। इस बार अड्डा बना पृथ्वीराज रोड पर स्थित देश के गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी का आवास। उनसे मिलने पहुंचे वेंकैया नायडू, जॉर्ज फर्नांडिस और प्रमोद महाजन। सबको इस बात का इल्हाम था कि वक्त तेजी से निकलता जा रहा है। सभी विकल्पों पर विचार किया गया और तब प्रमोद महाजन ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आगे बढ़ाया। जॉर्ज फर्नांडिस ने फटाफट बाकी घटक दलों से इस पर सहमति ली और उसके बाद वह पहुंचे 7 रेस कोर्स रोड अटल बिहारी वाजपेयी को। इस 7 बिहारी वाजपेयी को लेटेस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बताने के लिए वाजपेयी भी एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मुदित हो गए। आखिरी कांटा अभी बचा था। राह से निकालने को चंद्रबाबू नायडू को फोन किया गया। यह कहा गया कि हम तो कृष्णकांत के नाम पर सहमत हैं, लेकिन बीजेपी के अलावा कोई और बड़ा दल इस नाम पर एकमत नहीं हो पा रहा है। आपका पीसी अलेक्जेंडर के नाम पर रिजर्वेशन है, उसकी खातिर कर ली गई। अब आप इस नाम पर सहमत हो जाइए। नायडू ने इकरार कर दिया और यह तय हो गया कि एनडीए की तरफ से 11वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार होगा वो होगा एपीजे अब्दुल कलाम। सबसे राय ले ली गई। ठीक क्या? कलाम से पूछा गया था। मैंने आपसे एक फोन कॉल का जिक्र किया था। उस फोन कॉल की तीसरे बधाई वाले फोन कॉल की बारी अब आने वाली थी। रामेश्वरम के मछुआरे का बेटा अपनी मेधा के दम पर पहले डीआरडीओ का प्रमुख और फिर 7 वर्ष तक देश का वैज्ञानिक सलाहकार एपीजे अब्दुल कलाम 1999 में अपनी सरकारी जिम्मेदारियों से रिटायरमेंट लेकर अपने फेवरेट काम अध्यापन की तरफ लौट आए थे। 2002 जून में वह अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में हमेशा की तरह अपना लेक्चर ले रहे थे। लेक्चर क्या होता था? एक जलसा सा होता था 60 स्टूडेंट्स के बैठने की जगह, लेकिन 350 से ज्यादा स्टूडेंट्स मौजूद रहते थे। ऐसे ही एक क्लास खत्म कर लंच से फारग हो अगली क्लास के नोट्स देख रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम तब उनके पास पहुंचे, उस विश्वविद्यालय के वीसी डॉय कलानिधि, और बोले कि आपके दफ्तर का फोन पिछले 2 घंटे से लगातार बज रहा है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं। कलाम ने इस वाक्य को खुद अपने शब्दों में दर्ज किया है। कलाम फोन के पास पहुंचे। बताया गया कि प्रधानमंत्री जल्द ही लाइन पर आएंगे, लेकिन तब तक उनका मोबाइल फोन बज उठा। इस बार लाइन पर थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, प्रधानमंत्री को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप प्लीज ना मत कहिएगा। कलाम को समझ में नहीं आया कि ऐसी क्या चीज है जिसके लिए उनको ना नहीं कहना चाहिए। तब तक फोन पर अटल बिहारी वाजपेयी की ठहरी हुई आवाज गूंजने लगी थी।
क्या बातचीत हुई? वाजपेयी और कलाम के बीच। खुद कलाम के शब्दों में जानते हैं मुझसे, अटल बिहारी ने पूछा। कलाम साहब कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई का काम? मैं बोला बहुत अच्छा। इसके बाद प्रधानमंत्री बोले, हमारे पास आपके लिए एक अहम संदेश है। मैं अभी गठबंधन में शामिल दलों के नेताओं की बैठक से लौटा हूँ। हमने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि देश को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है। मुझे आज रात ही इसका ऐलान करना है। मुझे आपकी सहमति चाहिए। देखिए, मुझे आपसे सिर्फ हाँ सुनना है, न मत कहिएगा। कलाम ने अटल के इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 2 घंटे का समय मांगा और फिर हामी भर दी। 10 जून को एनडीए की तरफ से एपीजे अब्दुल कलाम के नाम का ऐलान हुआ। सपा तो जैसे इसका इंतजार कर रही थी, फौरन समर्थन का ऐलान कर दिया। उधर कांग्रेस पसोपेश में थी। उसको पहले तो लग रहा था कि पीसी अलेक्जेंडर लंबे वक्त तक गांधी परिवार के साथ रहे हैं तो उस नाम पर दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो कलाम के नाम की भी मुखालफत नहीं कर सकते थे। लेकिन किसी न किसी को तो विरोध करना था। लोकतंत्र इसी विविधता का विरोध और समर्थन का नाम है, तो विरोध किया लेफ्ट पार्टियों ने। उन्होंने कहा कि कलाम ने मिसाइल बनाई है, बम बनाए हैं और ये हमारे दर्शन के खिलाफ है, और ऐसे में कलाम के खिलाफ सांकेतिक लड़ाई के लिए ही सही वो लेकर आए कैप्टन लक्ष्मी सहगल को, जो कानपुर में बतौर डॉक्टर गरीबों की सेवा कर रही थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो आजाद हिंद फौज का हिस्सा रही थी। 18 जुलाई 2002 को देश के 11वें राष्ट्रपति के लिए नतीजों का ऐलान हुआ। एनडीए के उम्मीदवार एपीजे अब्दुल कलाम को मिले 9,0284 मूल्य के वोट, लक्ष्मी सहगल को मिले 1,666 मूल्य के वोट, और इस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम चाचा कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बन गए। कैसा रहा राष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल? लोगों की नजरें उनके पहले गुजरात दौरे पर थी, लेकिन गुजरात दौरे पर उन्होंने किसी बहुत ज्यादा राजनीतिक निहितार्थ वाले बयान को देने से परहेज किया और अनुसंधान पर जोर दिया। 2 वर्ष के बाद लोकसभा के चुनाव हुए। तमाम सर्वेक्षणों को धता बताते हुए एनडीए की हार हुई और यूपीए के कुनब्बे को लेफ्ट के सहारे सत्ता नजर आने लगी। और तब एक बड़ा प्रश्न खेला गया। दिल्ली में कांग्रेस और उसको समर्थन देने वाले दलों को लग रहा था कि नई सरकार की सदारत सोनिया गांधी करेंगी। सोनिया गांधी राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से मिली, वापस आई। फिर कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग में उन्होंने नाटकीय ढंग से ऐलान किया कि मैं इस पद पर नहीं बैठूंगी। साथ में उन्होंने मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान किया। उसके बाद से अब तक दिल्ली में कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घूमती हैं। कोई कहता है कि कलाम ने सोनिया को शपथ दिलवाने से इनकार कर दिया था। कोई संविधान की ओट में कुछ साजिशें, कुछ बातें बुनता है। खुद कलाम ने अरसे बाद इस पर चुप्पी तोड़ी और यह कहा कि सोनिया गांधी के परिवार के लोग, उनके बेटा और बेटी ये है, नहीं चाहते थे कि मम्मी इस पद पर बैठे। वो अपनी दादी को और अपने पिता को खो चुके थे। यह पूरी तरह से पारिवारिक मामला था और राष्ट्रपति के किसी भी कथित दबाव या सलाह का इसमें कोई रोल नहीं था। संगीत कलाम का कार्यकाल, जब राष्ट्रपति भवन को छात्रों के लिए खोल दिया गया और राष्ट्रपति अपने भवन के दरवाजों से निकलकर पूरे देश में पहुंचा, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के पास पहुंचा। राष्ट्रपति कलाम सादगी का प्रतीक, और यह सादगी उनके पद छोड़ने के बाद भी उनके साथ बनी रही। और इसका सबसे सुंदर, सबसे प्रेरणादायी उदाहरण उनकी बची हुई चीजों से मिलता